अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। हम लोग सीखेंगे एग्जांपल नंबर 8.1, एग्जांपल नंबर 8.2। तो चलें वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो कि है 8.1 एग्जांपल नंबर। एग्जाम्पल लिखी है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 2 times इट्स वेलोसिटी एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाते हैं हम लोग, वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती चली जाती है। हम लोग रिलेशन सीख चुके हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी हमारी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी ज़्यादा होगी। वार्म एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है, कोल्ड एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कम होती है। अब स्टूडेंट्स, यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने को कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमें बताएं, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 2 times इट्स वेलोसिटी एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड कुछ ना कुछ होगी, और हमने क्या बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड इस टेम्परेचर पे जितनी है उससे डबल किस टेम्परेचर पे हमारे पास हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, डेटा लिखते हैं यहाँ पे जो हमें गिवन है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, अगर गिवन डेटा की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमें एक चीज़ गिवन है कि टेम्परेचर गिवन है। हम इनिशियल टेम्परेचर ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और इसे हम लोग नाम दे देते हैं टी नॉट का। और स्टूडेंट्स, ये टी नॉट 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। और अगर हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 273 ऐड करें तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 10 प्लस 273, तो ये जो हमारे पास टेम्परेचर आएगा ये केल्विन में आ जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 283 केल्विन। ये हमें बता दिया गया सबसे पहले कि टेम्परेचर इस वक्त कितना है। और इस वक्त जो स्पीड ऑफ साउंड है, हम उस स्पीड ऑफ साउंड को v नॉट के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम इस तरह से लिख देते हैं स्पीड, और जैसे कि हमें यहाँ पे वेलोसिटी कहा गया है, वेलोसिटी एट टी नॉट। टी नॉट पे जो हमारे पास वेलोसिटी है हम उसे नाम दे देते हैं वी नॉट का, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है वेलोसिटी एट 283 केल्विन। ये चीज़ हमें गिवन है। और दूसरा, वेलोसिटी एट the temperature that is we are going to find t। उस पे जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, या स्पीड है, हम उसे नाम दे देते हैं वी टी का। और स्टूडेंट्स, एक और चीज़ भी गिवन है, ये जो हमारी वी टी है यहाँ पे ये 2 times है हमारे वी नॉट के, यानी वी टी इज इक्वल टू 2 times ऑफ वी नॉट। ये बेसिक चीज़ है, ये वो बेसिक एक्सप्रेशन है जिससे हमारे क्वेश्चन की फॉर्म बिल्ड होने जा रही है, जिससे हमारा इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स, ये हमें उसने बता दिया है कि वी टी इज़ 2 times ऑफ वी नॉट है। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और लिखते हैं कि हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो भी मेंशन कर लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर टी। टेम्परेचर टी, जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 2 times ऑफ वी नॉट के बराबर हो जाए। तो ये है जो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको आगे लेके चलते हैं और कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशंस को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम सबसे पहले तो जो चीज़ जानते हैं वो लिखेंगे। हमने एक फॉर्मूला सीखा था
जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी नो दैट कि रेशो जो होती है वी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट, ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास रेशो थी, ये रेशो हमारे पास बराबर थी टी डिवाइडेड बाय टी नॉट, और इसका हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते थे, ये इसके इक्वल होती थी। तो स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम लोग देखते हैं ये जो हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है वी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट है। तो हमारी ये इक्वेशन जिसे हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का, ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट वी टी is equal to 2 times of v naught in इक्वेशन नंबर 1। तो हमारी इक्वेशन थोड़ी सी चेंज होगी और ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट। स्टूडेंट्स इसमें जो वी टी लिखा हुआ है इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है जो 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट है, और ये किसके इक्वल आएगा, ये इसी एक्सप्रेशन के इक्वल आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी टी डिवाइडेड बाय टी नॉट, ये इस तरह का आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर हम इसमें देखें तो ये वी नॉट और वी नॉट ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ 2 होगा, और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास है वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा टी डिवाइडेड बाय टी नॉट। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करने की तरफ जाएं तो हमें एक टेम्परेचर तो पता है, यहाँ पे हमें टी नॉट की वैल्यू गिवन है, हमें पता है कि जो हमारा टी नॉट है वो 283 केल्विन है। तो हमारी ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी कुछ इस फॉर्म में, 2 इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय 283, और इसका हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहे हैं। और ये क्यों इसके इक्वल है ये भी हम लोग लिख देते हैं, बिकॉज टी नॉट इज इक्वल टू 283 और ये 283 केल्विन है और ये गिवन है ऑलरेडी हमें। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए एक तरीका जो होता है वो होता है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारे पास 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और t डिवाइडेड बाय 283 ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से t को कैलकुलेट करना चाहें तो t इक्वल आएगा जिसमें ये 283 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 283। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा वो टेम्परेचर आएगा जब 283 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 113 और 2 ये टेम्परेचर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। और जो टेम्परेचर हमारे पास आया है ये केल्विन में आएगा क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो केल्विन में हो रही हैं। लेकिन अगर हम इसे सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं कि हम इसमें से 273 माइनस कर देंगे। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है T इज इक्वल टू 1132 माइनस 273। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 859 डिग्रीज सेंटीग्रेड सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स ये है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डबल हो जाएगी एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड एट 10 डिग्रीज सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8.2।
A tuning fork A produces 4 beats per second with another tuning fork B. स्टूडेंट्स, एक ट्यूनिंग फोक ए है और एक बी है, दोनों को इकट्ठा साउंड किया जाता है और जो हमारे पास बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो बीट्स हैं इस वक्त 4. इट इज़ फाउंड दैट बाय लोडिंग बी विद सम वैक्स, और जो बी है उस पर हम कुछ वैक्स डाल देते हैं. द बीट फ्रीक्वेंसी increases to 6 beats per second. If frequency of A is 320 Hz, determine the frequency of B when loaded. तो स्टूडेंट्स, इसके सोल्यूशन पे जाने से पहले हम इसमें से डाटा निकालते हैं और वो लिखते हैं जो यहाँ पे हमें गिवन है. गिवन डाटा. इस केस में स्टूडेंट्स जो डाटा हमारे पास गिवन है उसको लिखते हैं. सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क ए. वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क ए. उसे हम लोग स्टूडेंट्स नाम दे देते हैं फ्रीक्वेंसी एफ ए. और स्टूडेंट्स ये गिवन है हमें 320 हर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद है. और स्टूडेंट्स इसके बाद जो चीज़ गिवन है वो हमें गिवन है नंबर ऑफ बीट्स बिफोर लोडिंग. नंबर ऑफ बीट्स बिफोर लोडिंग. इसे स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n के साथ और इसकी वैल्यू हमें बता दी गई है जो कि है 4. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्यूनिंग फोर्क B है उस पे वैक्स लोड किए और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई, वो उसकी भी बीट फ्रीक्वेंसी क्या आई वो भी लिखी हुई है. नंबर ऑफ बीट्स आफ्टर लोडिंग. स्टूडेंट्स इसे हम लोग नाम दे देते हैं n प्राइम का और इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 6. ये चीज़ हमें गिवन है. अब क्या फाइंड आउट करने का कह रहा है वो भी यहाँ पे लिख देते हैं. हम ये सारा सोल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं. टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों ने स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी आफ्टर लोडिंग. फ्रीक्वेंसी ऑफ बी आफ्टर लोडिंग. और स्टूडेंट्स इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे एफ बी प्राइम के साथ और ये स्टूडेंट्स हम लोगों को अब फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स चलते हैं आगे इसके सॉल्यूशन की तरफ कैलकुलेशंस की फॉर्म में. अब स्टूडेंट्स एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा निकाली जाती है डिफरेंस के साथ. तो अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है एफ ए माइनस एफ बी और ये स्टूडेंट्स बराबर होता है प्लस माइनस एन के. अगर इसे सामने रखें तो स्टूडेंट्स हम लोग एफ बी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. वो एफ बी हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स अगर हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो एफ बी कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास एफ ए. और स्टूडेंट्स ये अगर दूसरी तरफ जाता है तो हम इसे प्लस माइनस या माइनस प्लस एन की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स अगर हम एफ बी फाइंड आउट करना चाहें यहाँ पे तो एफ ए की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं. एफ ए की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये हमें पता है वो 320 है. तो अगर यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करें इसकी वैल्यू तो हमारे पास आएगा 320 और प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पे n है और n की वैल्यू जो है हमारे पास इनिशियली
वो 4 है। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा हम इसे प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिख सकते हैं, यानी एफ बी की हमारे पास जो एक वैल्यू आएगी वो आएगी 320 प्लस 4, जो कि हमारे पास बन जाएगा 324 हर्ट्स। और स्टूडेंट्स एक और वैल्यू जो हमारे पास एफ बी की आएगी वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 320 माइनस 4, तो ये आ जाएगी 316 हर्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी की, एक एफ बी हमारे पास आ गया 324 और एक एफ बी हमारे पास आ गया 316। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें ये जज करना है कि इसमें से ये वाली वैल्यू हमारी ठीक है या ये वाली वैल्यू ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ के ठीक होने का तयन कैसे करें, हम कैसे बताएं कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ठीक है, क्योंकि उसी वैल्यू से हम आगे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से, उसमें क्या बताया गया है कि द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टू 6। स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टू 6 बीट्स पर सेकेंड। हमारी बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। अब बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन हमें यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है एफ ए माइनस बी एफ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है कि एफ बी में से जब हम एफ ए में से जब हम एफ बी को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आना है जो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। अब स्टूडेंट्स अगर इमेजिन करें हमारे पास 4 बीट्स आ रही हैं शुरू में, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा था, यानी n की वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी वो 4 आ रही थी। और अगर n की वैल्यू 4 आ रही है और उसके बाद हम b की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, अगर हम b की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और कम करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया है, उसे लोड किया है, लोड विद वैक्स। जब वैक्स के साथ लोड करेंगे तो इसका मतलब है हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं। अगर बी की फ्रीक्वेंसी को कम किया जा रहा है तो स्टूडेंट्स बी जब कम होगा तो हमारी नंबर ऑफ बीट्स ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितना ये बी कम होता जा रहा है ए में से उतनी छोटी क्वांटिटी माइनस हो रही है और हमारे पास आंसर जो है वो बड़ा आ रहा है। अब यहाँ पे जो बताया गया है वो ये है कि बीट्स इंक्रीज कर रही हैं। तो 20 बीट्स इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि हमारे इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, और वो जो कम वैल्यू है वो 324 हर्ट्स नहीं है, वो 316 हर्ट्स है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में से हमें जो सही वाली वैल्यू देखनी है वो 316 हर्ट्स जो है वो वैल्यू हमारी करेक्ट वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पे लिखना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, बाय लोडिंग बी बाय लोडिंग बी, हमने बी को लोड किया, इट्स फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी हम लोग वैक्स लगाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, तो इट्स फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। जब भी हम उस पर वैक्स लगाएंगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। इफ 324 if 324 hertz is the original frequency, if 324 is the original frequency, the beat frequency will reduce. The beat frequency will reduce। इस केस में स्टूडेंट्स हमारी बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जानी चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरे केस की बात करें, इफ़ इट इज़
if it is 316 hertz, 316 hertz, अगर ये इतनी होती है, the beat frequency will increase, the beat frequency will increase, तो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, और यही तो हो रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज हो रही है। पहले 4 हर्ट्ज थी और उसके बाद वो 6 हर्ट्ज यानी 6 बीट्स पर सेकंड हो गई, तो ये ही तो हमारे पास केस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम इसको यूज़ करते हुए अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, एफ ए माइनस एफ बी प्राइम, और स्टूडेंट्स ये किसके बराबर आएगा, ये अब आ जाएगा एन प्राइम के बराबर। स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं अब हमने प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमारे ए की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी है और हमारे बी की फ्रीक्वेंसी कम हो जानी है, इस वजह से ये आंसर हमारा पॉजिटिव में ही आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ बी प्राइम ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास कि लिखा होगा एफ ए, और स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये n है इसको हम उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस एन प्राइम इसके इक्वल आ जाएगा, और फिर अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे एफ बी प्राइम की, तो ये हमारे पास इक्वल आएगी 320 माइनस, इस केस में हमारे पास जो बीट फ्रीक्वेंसी थी वो 6 थी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 314। तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो बी फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोक की आफ्टर लोडिंग वो हो जाएगी 314 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फाइनल आंसर कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी आती है इस केस में स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी आ जाती है 314 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 की न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को समझा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ के आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।